जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन चैनल एनिमल्स प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डेड बर्ड्स डिस्पोजल, यानी कि जो फार्म के ऊपर हमारे बर्ड्स मर जाते हैं पोल्ट्री सेक्टर के अंदर। पोल्ट्री फार्म के ऊपर हम बर्ड्स प्रोडक्शन में कुछ बर्ड्स मोर्टेलिटी वगैरह सबको पता है होती है। ये एक पोल्ट्री का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अब जो बर्ड्स मर जाते हैं उनको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, मुख्तलिफ तरीके हैं। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले ये डेड बर्ड्स डिस्पोजल ये होता क्या है। ऑन फार्म डिस्पोजल ऑफ डेड बर्ड्स continues to be a challenge from the standpoint of cost, environmental safety and biosecurity। यानी कि जो डेड बर्ड्स डिस्पोजल है ये हमें कॉस्ट के हवाले से, इन्वायरमेंटल सेफ्टी और बायोसिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। While we hopefully have to deal with only a relatively small amount each day, disposal or preservation must also occur daily in order to meet the above challenges। अब जो कॉस्ट है, इन्वायरमेंटल सेफ्टी है या बायोसिक्योरिटी है, इस तरह की चीज़ों से बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए हमें जो रोज़ाना के बुनियाद पर जो बर्ड्स मर रहे हैं उनको रोज़ाना ही अच्छे से मैनेज करना है, उनको डिस्पोज ऑफ करना है। A practical and sanitary system for disposing of dead poultry will help you prevent the spread of disease, prevent odor and prevent fly breeding। अगर हम रोज़ाना के बुनियाद पर उन्हीं तीन चीज़ों को, कॉस्ट को, इन्वायरमेंटल सेफ्टी को और बायोसिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए अच्छे से रोज़ाना की बुनियाद पर ये इनको डिस्पोज ऑफ करते रहेंगे तो हमें बीमारियां जो फार्म के ऊपर अक्सर मैनेजमेंटल जो बीमारियां होती हैं, डिसीज़, उनसे भी बचा जा सकता है। प्रिवेंट ऑर्डर्स, एक बदबूदार जो एक क्रिएट हो जाता है फार्म के इर्द गिर्द, उससे भी बच सकते हैं। और इसके साथ साथ फ्लाई ब्रीडिंग जो कि डिसीज़ को स्प्रेड करने का बायस बनती हैं। जितनी भी फ्लाई करने वाली मखलूक़ात होती हैं, मक्खियाँ, शहद की मक्खियाँ, इस तरह की, उनसे भी बच सकते हैं। आगे, regardless of the method of disposal chosen, access to the carcasses by the scavenger animals such as dogs, birds, wolves and bears must be prevented। यानी कि अगर हमने कोई भी मेथड जो है डिस्पोजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने जो मरे हुए जानवर हैं जिनको हम डिस्पोज करने जा रहे हैं उनको हमने कुत्तों से, परिंदों से या फिर दूसरे जो जंगली जानवर हैं उनसे लाजमी बचाना है। उससे आगे, जनरली टू कैटेगरीज ऑफ डिस्पोजल प्रॉब्लम्स। फर्स्ट वन इज नॉर्मल मोर्टेलिटी विच इज टिपिकली अबाउट 0.1% पर डे, बट फ्लक्चुएशंस अप टू 0.25% पर डे आर नॉट अनकॉमन। यानी कि रोजाना की बुनियाद पर मैंने पहले भी बात की कि अगर हमने इसको डिस्पोजेबल अच्छे से करना होता है। अब ये जो मोर्टेलिटी है ये 0.1% भी हो सकती है रोजाना, लेकिन ये बढ़कर 0.25% तक भी जा सकती है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, होल फ्लॉक डिस्पोजल। यानी कि दो ही तरह के मोर्टेलिटी होंगे ना, या तो वो रोजाना की बुनियाद पर जो मर रहे हैं या फिर एक आखिर पे जाके हम पूरे फ्लॉक को ही हम डिस्पोज करना जा रहे हैं। यही दो मौके होंगे ना डिस्पोज करने के बर्ड्स को। पोस्टमार्टम शुड बी डन। जब हमने ये पोस्टमार्टम डिस्पोज करना है तो पोस्टमार्टम इज मस्ट एवरी जानवर, ठीक है, ये तो जहन में रख लें। अबाइड बाय स्टेट लोकल लॉज, हमने अपने जो लोकल कवानीन हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अपने बर्ड्स को डिस्पोज करना है। और इसके साथ साथ हमने उसका पहले पोस्टमार्टम, फिर अच्छे से अपने इन्वायरमेंटल कंडीशंस को, कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए अपने बर्ड्स को डिस्पोज करना है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। इट फुलफिल्स रेगुलेशंस, यानी कि हम कवानीन पर सबसे पहले
अमल कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्रिएट पॉजिटिव परसेप्शन, हमारे फार्म के, हमारी कंपनी के एक जो इमेज होता है वो बेहतर होता है। रिड्यूसेस डिजीज़ ट्रांसमिशन, जो बीमारियां वगैरह फैलती हैं वो कम हो जाती हैं। प्रोमोट्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इसी तरह से एनवायरमेंटल सेफ्टी भी कंट्रोल में रहती है। और इसके साथ साथ हम इससे बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, मील वगैरह, पोल्ट्री मील बाई प्रोडक्ट्स जिनको कहते हैं। उसके बाद फिर ये इकोनॉमिकल होता है। डिस्पोजिंग के मेथड्स हैं काफ़ी, डिस्पोजल पिट्स हैं, बर्निंग है, इंसिनरेशन है, या फिर रेंडरिंग है। और इसके साथ साथ सबसे आखिर जिसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा बात करेंगे वो कंपोस्टिंग है। अब ज़रा मेथड दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। डिस्पोजल पिट्स, बर्निंग, इंसिनरेशन, रेंडरिंग और कंपोस्टिंग। अब आगे हम वन बाय वन ईच मेथड वी आर गोइंग टू discuss. First of all, the very first method of disposing the poultry dead birds is disposal pits. The traditional method of dead birds disposal is disposal pits, in which 4 to 5 feet deep dig is made and at least 3 feet wide dig is prepared to dispose the birds. अब करना क्या होता है, इसके अंदर हमने एक 4 से 6 फीट गहरा एक गड्ढा खोदना है और इसके साथ साथ हमने उसकी चौड़ाई रखनी है कम से कम 3 फीट। और इसके नीचे हमने लाइम, चूना जिसको कहते हैं, वो बिछा देना है, अच्छे से एक लेयर बना देनी है। जैसे ये एक तस्वीर है डिस्पोजल पिट की। अब ज़रा इसको गौर से देख लें। एक मैं इसकी फीट्स के अंदर भी दिखा देता हूँ, ये वाली। आप ज़रा इसकी लेंथ देखें और विड्थ देखें। अब ये एक तस्वीर है जो कि मैंने बहुत ही आप लोगों को एज ए काशन के तौर पर लगानी चाहिए। बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा जिसको कहते हैं, इन्फेक्शियस बर्ड्स आर बरीड इन द पिट। पीछे आपको सफ़ेद सा नज़र आ रहा है पिट, यहाँ पर एवियन फ्लू यानी बर्ड फ्लू के बर्ड्स जो मर गए थे इस बीमारी की वजह से, उनको उन्होंने इधर बरीड किया हुआ है। अब डेट भी ऊपर लिखी हुई है। अब वो कहना क्या चाह रहे हैं, डोंट डिस्ग्लोप इन दिस पिट अप टू 1 ईयर, यानी कि उसके आगे उन्होंने मई 2016 की डेट लिख दी। यानी कि एवियन फ्लू से मरने वाले बर्ड्स को उन्होंने एक गड्ढे के नीचे बरीड कर दिया। और उसके बाद फिर उधर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया कि भाई यहाँ पर 1 साल तक आप इस गड्ढे को नहीं, यानी कि इसको अनडिग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बर्ड्स इनको दफन किया गया है। और अगर हमने इसको अनडिग किया तो ये इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है। दूसरा क्या है मेथड, बरिंग, ये वाला बरी ऑन द फार्म। यानी कि अगर हमने इसको डिस्पोजल पिट के अंदर नहीं डालना तो इसको हमने बरी कर देना है, दबा देना है ज़मीन के अंदर। अब वो क्या करना है कि कम से कम अपने जो वाटर कोर्स है, पानी का ज़रिया है, जो हमारे पास वाटर सोर्स है हमारे पास, उससे कम से कम 300 फीट, और मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि फार्म से भी 300 फीट, 3 से 400 फीट दूर ही इसको जो है वो डिस्पोज करें, और कम से कम ज़मीन में 3 फुट तक इसको बरीड करें। ये वही तरीका है, बरीड कर रहे हैं ये बर्ड्स को, रेडी का इस्तेमाल करते हुए ज़मीन में फेंक रहे हैं और ऊपर ये मिट्टी डाल देंगे। इंसिनरेशन बेसिकली ये जलाना होता है, जो कि मैं अखलाकी तौर पर खुद ये नहीं समझता, लेकिन पोल्ट्री के लोग कहते हैं ये बहुत ही अच्छा है। अब ये होता है कि इट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट बायोलॉजिकली सेफ मेथड ऑफ डिस्पोजल। इट क्रिएट्स ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वेस्ट, यानी कि वो जला के खाक बना देते हैं, स्वाह बन जाती है, डेट कैन बी इजीली डिस्पोज्ड एंड डज नॉट अट्रैक्ट रोडेंट्स एंड पेस्ट। पोल्ट्री वालों के लिए तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका होगा ना फिर, क्योंकि एक तो वो इतने बड़े वेस्ट को, बल्क वेस्ट है उसको रिड्यूस कर देते हैं सिर्फ एक छोटी थोड़ी सी ऐश में, और इसके साथ साथ
वो ऐश ना तो फिर अट्रैक्ट करती है मक्खियों को, ना ही दूसरे जानवरों को। इट मे बी द मेथड ऑफ चॉइस इन एरियाज हैविंग पुअर ड्रेनेज एंड रॉकी सॉइल्स। अब वो इलाके या फिर वो ज़मीन जहाँ पर पथरीली है या फिर जहाँ पर ड्रेनेज का सिस्टम ठीक नहीं है, वहाँ पर इस मेथड को इस्तेमाल किया जा सकता है। इट डज़ नॉट हैव द पोटेंशियल टू पोल्यूट ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर, क्योंकि हम ज़मीन में तो इसको दफन नहीं कर रहे ना, तो इस वजह से ये ज़मीन के नीचे मौजूद पानी को भी मुतासर नहीं करता। अब ये एक इन्होंने ये इंसिनरेशन पिट बनाया हुआ है, इसके अंदर ये डेड बर्ड्स को डाल रहे हैं। ये भट्टी है एक हिसाब से समझ लें। ये भी बर्ड्स को जला रहे हैं, इधर भी एक भाई जला रहे हैं। रेंडरिंग क्या होता है कि हमने पोल्ट्री बाई प्रोडक्ट्स को तैयार करना होता है। The rendering option allows removal of carcasses from the farm and eliminates environmental pollution possibilities while recycling or troublesome waste material into good feed ingredient। क्या होता है रेंडरिंग के अंदर कि हमने जो एक environmental जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है चीज़, उसको फार्म से हटाना है और उसको किसी अच्छे से बेनिफिशियल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। रेंडर्स हैव बीन cooking, hydrolyzing and pressing processing plant waste into byproduct meal, feeder meal and fat। कुकिंग करके, हाइड्रोलाइज करके और इसको प्रेसिंग वगैरह करके यानी कि प्रॉपर प्रोसेसिंग के थ्रू इसको तैयार करते हैं। द थ्री मेजर कंसर्न रिलेटेड टू दिस मेथड ऑफ डिस्पोजल आर बायोसिक्योरिटी, यानी कि इसके कंसर्न भी हैं पोल्ट्री के जो लोग हैं उनको। सबसे पहला कंसर्न बायोसिक्योरिटी का है, क्योंकि हम जो चीज़ एक मर चुकी है उसको दोबारा से रिसाइकिल करके इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो वो कंसर्न तो होगा ना बायोसिक्योरिटी का। दूसरे नंबर पे प्रॉपर फीडर ब्रैक्टन, अ सूटेबल ऑन फार्म स्टोरेज मेथड टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये तीन कंसर्न पोल्ट्री के लोगों के। द फॉलोइंग आर बेस्ट मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर स्टोरिंग पोल्ट्री डिजाइन फॉर रेंडरिंग प्लांट। Dead poultry must be held in a leak-proof container. Dead poultry not be treated by refrigeration, fermentation or acid preservation. Must be delivered to or be picked by a rendering company within 24 hours death। यानी कि 24 घंटों के अंदर अंदर उसको वहाँ से उठाना होता है कंपनी ने। ये उसको स्टोर करने के लिए प्रोसेसिंग वाला सारा मटेरियल लगा हुआ है, मशीनरी वगैरह। ये उसको हिप वगैरह बनाई हुई है इन्होंने, सारे पोल्ट्री डेड पोल्ट्री पड़ा हुआ है इधर। कंपोस्टिंग, अब ये वाला जो टॉपिक जिसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा बात करने जा रहे हैं। कंपोस्टिंग इज ऑर्गेनिक मैटर दैट हैज़ बीन डीकम्पोज्ड एंड रिसाइकल्ड एज ए फर्टिलाइजर एंड सॉइल अमेंडमेंट। यानी कि हमने सिंपल अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो कंपोस्टिंग क्या है, हमने अपने जो पोल्ट्री वेस्ट है उसको इस्तेमाल करना है अपने फ़ायदे के लिए फील्ड्स के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर एज ए फर्टिलाइज़र। कंपोस्टिंग इज़ ए की इंग्रेडिएंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। कंपोस्टिंग ऑफ वेस्ट इज़ एन aerobic मेथड ऑफ डिकम्पोजिंग सॉलिड वेस्ट। कंपोस्टिंग क्या है कि हमने जो सॉलिड वेस्ट है उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में यानी कि हवा में उसको डिग्रेड करना है, ख़त्म कराना है। यानी कि बाय नेचर वो खुद ब खुद एक चीज़ जैसे ख़त्म हो जाती है बड़ी वैसे ही हमने इसके साथ वो प्रोसेस करना है। द प्रोसेस इन्वॉल्व डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू ह्यूमस नोन एज कंपोस्ट विच इज़ अ गुड फर्टिलाइजर फॉर प्लांट्स। अब जो हम चीज़ कंपोस्टिंग के थ्रू तैयार करें वो ह्यूमस कहलाएगी, जिसको हम कंपोस्ट भी कह देते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फर्टिलाइज़र होती है। Some sources narrowly define composting as being an aerobic form of decomposition primarily by the aerobic or facultative microbes। यानी कि माइक्रोब्स का ये माइक्रोबियल डिग्रेडेशन होती है ना, माइक्रोब्स का ही ज़्यादा रोल होता है कंपोस्टिंग के अंदर। An alternative form of organic decomposition to composting is aerobic digestion। anaerobic digestion जो प्रोसेस है हम उसको कह देंगे एरोबिक वे में हो रहा है, लेकिन हम इसको अल्टरनेटिव अगर कोई नाम दे रहे हैं ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन को, जो कंपोस्टिंग हो रही है उसको एनारोबिक डाइजेशन भी कहते हैं। अब ये जो माइक्रोब्स हैं ये मुख्तलिफ तरह के माइक्रोब्स, मेनली जो सबसे ज़्यादा काम करता है डिकम्पोजिशन के अंदर वो तो सबको पता है कि बैक्टीरिया होता है।
ठीक है। इसके अलावा जो एक्सेसरी माइक्रोब्स हैं उनमें फंजाई है, एक्टिनोबैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ, रोटिफर्स है, अर्थवर्म्स हैं। बैक्टीरिया क्या है? द मोस्ट न्यूमरस ऑफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन कंपोस्ट, मेसोफिलिक एंड थर्मोफिलिक। ये जो दो मेन बैक्टीरिया हैं, मेसोफिलिक और थर्मोफिलिक, जो कि डिकम्पोजिशन के अंदर किसी भी चीज़ की डिकम्पोजिशन के अंदर सबसे ज़्यादा काम करते हैं। एक्टिनोबैक्टीरिया, फंजाई, ब्रेक डाउन मटीरियल दैट बैक्टीरिया कैन नॉट, यानी फंजाई, मोल्ड्स, यीस्ट वगैरह उस मटेरियल को भी तोड़ देते हैं जो कि जिसको बैक्टीरिया छोड़ देता है या फिर बैक्टीरिया से नहीं तोड़ता। प्रोटोजोआ क्या करता है? कंज्यूम बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिक पार्टिकुलेट्स। उसके बाद फिर रोटिफर हेल्प कंट्रोल पॉपुलेशंस ऑफ बैक्टीरिया एंड स्मॉल प्रोटोजोन्स। इन एडिशन, अर्थवर्म्स नॉट ओनली ingest partially composted material but also continually recreate aeration and drainage tunnels as they move through the compost. अर्थवर्म्स भी अच्छा काम करते हैं, इसका मतलब यानी कि एक तो वो एरोबिक जो एक प्रोसेस हो रहा है उसको तेज़ करते हैं, क्योंकि वो जहाँ से गुजरते हैं उधर रास्ता बना देते हैं हवा के गुजरने का। और इसके साथ साथ जो एक कंपोस्टेड मटेरियल है उसको भी इंजेस्ट करते रहते हैं, यानी कि उधर से ख़त्म होता रहता है जो मटेरियल डिकम्पोज हो रहा है। कंपोस्टिंग इन पोल्ट्री, an acceptable method of disposal for dead birds in essential to any well run poultry farm operation, यानी कि किसी भी बड़े फार्म के ऊपर ये सबसे ज़्यादा अहम होता है, ये बहुत ही अहम चीज़ है किसी भी बड़े फार्म के ऊपर। The composting process converts dead birds with potential odor and other nuisance problems into a stabilized product that is reasonably odor and pathogen free, with poor breeding substrate for flies and other insects. The volume and weight of the composted product is less than that of the original raw waste. Production of carbon dioxide. The controlled nature of composting distinguishes it from other natural processes such as rotting and putrefaction. Convenient and environmentally acceptable method of disposing of normal poultry flock mortality. Determine the weight. आगे मैं इसको जल्दी से पढ़ रहा हूँ, आगे हमने एक फार्मूले के ऊपर इसको ज़्यादा गौर से देखेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा स्पीड के साथ पढ़ते जा रहा हूँ। Determine the weight of a day's supply of dead birds. Ingredient can be weighed out according to the recipe, weighing them in buckets on scale. अब ये चीज़ within 2 to 4 days of loading, internal bin temperature should increase to 135 to, ये आप स्लाइड छोड़ भी सकते हैं, ये जो एक प्रोफेशनल होता है फील्ड के अंदर आपको जाकर इसकी समझ लगेगी। ये कंपोस्टिंग अगर तैयार करना चाह रहे हैं तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि 1 लीटर और मेन्योर, ये तीन पार्ट्स इसके शामिल करने हैं। डेड बर्ड्स के 1, स्ट्रा जो है उसका 0.1 पार्ट, और पाटर जो है 0 से 0.5 जो है पार्ट इस्तेमाल करने हैं। अदर कार्बन सोर्सेज सच एज पीनट हल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। However, straw can show an excellent material for this purpose. The mixture should be damp in the range of 40 to 60% moisture, यानी कि मॉइस्चर जो है उसका 40 से 60% होना चाहिए। ये वाली चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था, इसके ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। कंपोस्टर डिज़ाइन। अब कंपोस्टिंग हमने तैयार करनी कंपोस्ट, अब कंपोस्टर जो है तैयार करना है उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, उसकी विड्थ, लेंथ, उसकी कैपेसिटी कैसे गेन करनी है, पीक डिस्पोजल रिक्वायरमेंट पॉन्ड्स के अंदर, ये सारे का सारा जो कैलकुलेशन है पॉन्ड्स के अंदर करेंगे। फार्म कैपेसिटी यानी कितने बर्ड्स का जो फार्म है, उसके बाद फिर मार्केट वेट, उसका पॉन्ड कितने पॉन्ड के अंदर कितना वेट है उसका बर्ड का, और इसके साथ साथ उसकी मोर्टेलिटी। अब m को हमने ऐसे नंबर ऑफ बर्ड्स की मोर्टेलिटी नहीं लिखना, इसकी परसेंटेज निकालनी है, परसेंट एवरेज डेली मोर्टेलिटी ओवर बाय 100 से डिवाइड करके हमने m की वैल्यू लिखनी है। प्राइमरी बीन्स और सेकेंडरी बीन्स। व्हेन कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट स्टेज कंपोस्टर बीन्स इज रिक्वायर्ड फॉर ए ग्रोअर विद
1 lakh head capacity farm with a bird market weight of 4.2 pounds. How many primary bins are required? How much secondary bin capacity will be required? The average M is 0.0012. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं तमाम जितने भी ये स्टूडेंट्स या फिर प्रोफेशनल ये देख रहे हैं उनसे ये कहूँगा कि आप इसको सॉल्व करें और कमेंट के अंदर इसका आंसर लिखें। लेकिन अगली स्लाइड में हाँ इसका सॉल्व भी बता देता हूँ। ये देखें, प्राइमरी बिन साइज 5 फीट लेंथ, 6 फीट विड्थ और 6 फीट डीप। ये प्राइमरी जो बिन तैयार करेंगे वो इस लेंथ का होगा। विड्थ ऑफ सेकेंडरी बिन शुड बी 6 फीट। वर्टिकल डेप्थ यानी कि उसकी जो लेंथ है 6 फीट, डेप्थ कितनी होगी 5 फीट, और जो इसकी लेंथ है 504 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11 6 इज इक्वल टू 16/8 फीट। ओके।